हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश है। स्वागत है आपका अल्फा क्लासेस में। तो अपन लोग स्टार्ट कर चुके हैं बेसिक मैथमेटिकल का टूल। तो आज इसका पार्ट 4 होने वाला है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर एनालिसिस के बारे में। वेक्टर एनालिसिस यानी कि वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले आपको बता दूँ, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होता है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ओनली मैग्नीट्यूड जिनके पास होता है उन्हें बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटीज। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है उन्हें बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जांपल की बात करें, लेट्स से अगर मैं कहीं जाऊँ, मैं थाना से जा रहा हूँ देहरादून मान लेते हैं, और मैं पूछूँ ऐसे किसी से रास्ता कि यार मुझे देहरादून जाना है तो किस तरफ को जाऊँ। तो अगर कोई मुझे ऐसा बोले कि मुझे 20 किलोमीटर जाना है देहरादून के लिए, तो उसने मुझे 20 किलोमीटर बोला, लेकिन थाना चौक में 4 रास्ते जा रहे हैं, उसने डायरेक्शन नहीं दी मुझे यहाँ पे। तो जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, यानी कि 20 किलोमीटर यहाँ पे क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गई। लेकिन अगर मुझे कोई ऐसा बता दे कि मुझे यहाँ से 20 किलोमीटर नॉर्थ तरफ जाना है, तो यहाँ पे 20 किलोमीटर का मैग्नीट्यूड हो गया और साथ में नॉर्थ क्या हो गया, इसके लिए डायरेक्शन हो गई। तो जहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आती है उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे इनको, वेक्टर क्वांटिटीज। फिलहाल अगर बात करें कि अगर आपको वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा हमारे पास, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स किस तरीके से करेंगे। देखो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के रिप्रेजेंटेशन होते हैं इसके पास, जो हम बेसिकली यूज करते हैं फिजिक्स में, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर आप किसी क्वांटिटी के ऊपर ऐसा एरो लगा देते हैं तो उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। साथ में अगर ऐसा करें या तो हम ए के ऊपर ऐसा बार लगा दें, ये भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। और लास्ट में हमारे पास क्या है, अगर हम करें किसी भी लेटर को ऐसा बोल्ड कर दें, बोल्ड करके लिखते हैं यहाँ पे, ये भी रिप्रेजेंटेशन होता है इसका वेक्टर का। लेकिन बेसिकली अगर बात करें तो आप ये पहला वाला जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, आप इसको देख पाएंगे कि बहुत जगह किताब में आपको दिखेगा कि आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करा है किसी वेक्टर को, ठीक है। चलो बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे वेक्टर्स। आप समझ पा रहे हैं कि किसी भी अगर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ हमारे पास वेक्टर कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहले अगर बात करें यहाँ पे पोजीशन वेक्टर की बात कर लेते हैं कि पोजीशन वेक्टर है, यानी कि कोई भी वेक्टर जिसके आप पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट्स से मेरे पास कोई ग्राफ है यहाँ पे, और ग्राफ को मैंने इस तरीके से बनाया। लेट्स से हमारे पास एक्स एक्सिस है, ओरिजिन हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ओरिजिन से लेट्स से कोई पॉइंट मेरे पास P है जिसकी डिस्टेंस कितनी है मेरे पास x, y, इससे कोऑर्डिनेट है मेरे पास x, y। तो मैं अगर ये बोलूं कि O से लेकर इस P की जो एक्चुअल पोजीशन है हमारे पास ये वाला, तो यहाँ पे क्या बना मेरे पास जो OP वेक्टर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसका पोजीशन वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर में अगर हम देखें कि ओरिजिन से कितना दूर है या फिर ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस क्या है, उसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, पोजीशन वेक्टर। अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे OP वेक्टर, तो इसको लिखना कैसे होता है, आप लोग जानते होंगे कि अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि x वाले एक्सिस में हमारे पास यूनिट वेक्टर कितना होता है, i कैप लिखते हैं इसको, क्या लिखेंगे इसको, i कैप। और y वाले में कितना मिलेगा आपको यहाँ पे j कैप मिलेगा। तो अगर मुझे इस वाले को रिप्रेजेंट करना है, किसमें, इस पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, तो कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पे OP वेक्टर इक्वल टू बनेगा मेरे पास x i कैप और प्लस y j, इस तरीके से। तो कोई भी वेक्टर जिसको हम क्या करें, उसके ओरिजिन से हम उसके डिस्टेंस को देखें, उसे बोलते हैं इसके लिए पोजीशन वेक्टर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड अगर बात करें इसके लिए, दूसरा आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसका मतलब क्या है, लेट्स से कि ये हमारा पॉइंट पहले पॉइंट P था हमारे पास, ये पहले यहाँ पे था। अब इसके बाद ये मूव करके मान लेते हैं Q पॉइंट पे चला गया, जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है x1, y1, कितने हैं x1, y1। तो अगर मैं इस Q के लिए निकालूं पोजीशन वेक्टर, तो क्या निकलेगा मेरे पास, ये इसको हम O से कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, ये क्या बनेगा मेरे पास OQ वेक्टर। कितना बनना चाहिए, OQ वेक्टर। अब एक्चुअल में ये P कितना डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कैसे कहते हैं हम लोग यहाँ पे, द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी, कि इस बॉडी की पोजीशन में कितना चेंज आया उसे बोलते हैं इसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर मैं यहाँ से P से लेकर Q को ऐड कर दूं यहाँ पे, ये जो PQ बनेगा मेरे पास ये बनने वाला है इसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप लोग यहाँ पे, अगर मैं बात करूं PQ वेक्टर, PQ वेक्टर कैसा है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, ठीक है। अगर आप देखें कि भाई इसकी फाइनल पोजीशन कौन सी है, OQ वेक्टर, इनिशियल पोजीशन कौन सी है इसकी, OP वेक्टर। अगर आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा आपको, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। इसे आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं किस तरीके से। अगर हम बात करें मेरे पास OP वेक्टर कितना है x i कैप और प्लस y j कैप। ऐसी बात करें OQ वेक्टर कितना अपने पास, जो हो जाएगा हमारे पास x1 i कैप और प्लस y1 j कैप, पोजीशन वेक्टर। अगर हमको इसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो क्या होना चाहिए मेरे पास, PQ वेक्टर इक्वल टू कितना है हमारे पास, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। OQ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x1 i कैप और प्लस का y1 j कैप, माइनस OP की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x i कैप और प्लस y j कैप।
अब इसको अगर हम सिम्बलाइज करें तो आई वाले को एक साइड कर देंगे और जे वाले को एक साइड कर देंगे। यहाँ पे क्या बनने वाला है मेरे पास, ये बनेगा x1 i कैप, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का x i कैप प्लस का y1 j कैप ये वाला, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे यहाँ पे, माइनस का y j कैप, दोनों में से i कॉमन ले लें तो कितना बनना चाहिए मेरे पास की x1 माइनस x और इनटू i कैप, प्लस यहाँ पे अगर हम j कॉमन ले लें तो ये क्या बनेगा मेरे पास y1 माइनस y इनटू j कैप। तो ऐसे अगर आप किसी भी वेक्टर के लिए उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना चाहते हैं तो किस तरह से निकलेगा, pq वेक्टर इज इक्वल टू x1 माइनस x i कैप और प्लस y1 माइनस y j कैप, इस तरह से निकाल सकते हैं किसी भी वेक्टर के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं, थर्ड में हमारे पास क्या है, इसको निकालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास थर्ड हमारे पास आता है यहाँ पे इक्वल वेक्टर। ये इक्वल वेक्टर क्या होते हैं हमारे पास, लेट्स से वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए, ये हमारा वेक्टर है, और दूसरा मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, वेक्टर बी। अगर क्या होता है, अगर हम इसको दो वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर कह सकते हैं, ऐसे दो वेक्टर जिनकी क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। ऐसे दो वेक्टर जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैसी हमारे पास इक्वल होती है, उन्हें बोलते हैं इक्वल वेक्टर। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दोनों का मैग्नीट्यूड सेम करने के लिए दोनों की लेंथ कैसे बनाई, यहाँ पे इक्वल बनाई, और साथ में दोनों की डायरेक्शन किस तरह की है, सेम डायरेक्शन रखी है हमने यहाँ पे। तो ऐसे दो वेक्टर्स जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होती है, उन्हें बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं इनको, इक्वल वेक्टर्स। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, हमारे पास यहाँ पे फोर्थ हमारे पास आता है इसमें नेगेटिव वेक्टर्स। कौन से आते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स कौन से होते हैं, एग्जांपल द्वारा ये ले लेंगे यहाँ पे, लेट्स से हमारे पास ये कौन सा है, ये वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन इस साइड पर है। दूसरा हमने वेक्टर लिया सेम मैग्नीट्यूड का, लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसी है हमारे पास यहाँ पे, अपोजिट है ए के अकॉर्डिंग। ठीक है ना? तो जहाँ पे क्या होते हैं, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है, उसे बोलते हैं हम नेगेटिव वेक्टर। इसको लिखिए, हम रिप्रेजेंट करेंगे a इज इक्वल टू माइनस का b वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होती है। लेकिन नेगेटिव वेक्टर्स वो होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन कैसी होती है, इनके पास डिफरेंट होती है, उन्हें बोलते हैं यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर्स। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास फिफ्थ वन हमारे पास यहाँ पे आता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो। उन्हें बोलते हैं यहाँ पे जीरो वेक्टर। एग्जांपल के पॉइंट, पॉइंट इज अ जीरो वेक्टर, ना तो उसके बाद लेंथ होती है ना ही ब्रेथ होती है, उसे बोलते हैं हम यहाँ पे जीरो वेक्टर। सिक्स्थ हमारे पास है, इसे बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, आप यूनिट देख के समझ जाएंगे यहाँ पे कि ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, उसे बोलते हैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, अगर आप ए के ऊपर मान लेट्स से कोई ए आपका वेक्टर है, उसके अगर आप कैप लगा देंगे इसके लिए, तो कैप रिप्रेजेंट करते हैं इसको यूनिट वेक्टर को। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए कैप इज इक्वल टू बनेगा आपके पास वेक्टर ए डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। अगर आप किसी भी वेक्टर को उसके ही मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं तो आपको मिल जाता है उसके लिए यूनिट वेक्टर। क्लियर है? अब सवाल ये आना चाहिए मन में कि आपको किसी का मॉडुलस कैसे निकालना है। लेट्स से हमारे पास कोई ए वेक्टर है, हमारे पास है x i कैप और प्लस का y j कैप। अगर आपको a का मॉडुलस निकालना होता है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से फॉर्मूला से हमारा आता है a वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो किसी भी वेक्टर का अगर आपको मॉडुलस निकालना पड़ता है तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बेसिक जो हमारे पास इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, इसमें वेक्टर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इनके बारे में बात करेंगे हम। क्लियर? ओके, तो फर्स्ट वन इज एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो बेसिकली हमारे पास दो लॉ कह सकते हैं आप इसको, या फिर दो हमारे पास क्या है, रूल है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर्स का एडिशन कर सकते हैं। किस तरीके से, लेट्स हमारे पास पहला वाला हमारे पास जो है उसका नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, ठीक है, किस तरीके से कहता है, लेट्स से हमारे पास कोई दो वेक्टर है, ये हमारे पास ये वेक्टर है और हमें उसको ऐड करना है किसका, यहाँ पे बी वेक्टर का। ये हमारे पास क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। तो अगर आपके पास क्या होते हैं, दो वेक्टर होते हैं जिनको आपको ऐड करना है। अगर ये दो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करें ट्रायंगल की दो साइड से, ठीक है, जैसे हमने बोला यहाँ पे इसको कंबाइन करा इस तरीके से, ये मेरे पास ए वेक्टर हो गया, ठीक है, इसको हमने जोड़े साथ में इसके यहाँ पे बी वेक्टर होता है। अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं, लेट्स से ए वेक्टर है बी वेक्टर, और वो दोनों के दोनों
हमारे क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल की किसी भी दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जिनके डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि एक डायरेक्शन सामने की तरफ को है और बी की भी कैसी है, सामने की तरफ को। तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, ट्रायंगल की हर साइड से। पर आपको रिजल्टेंट लेना है, उसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए इन दोनों के अकॉर्डिंग। क्लियर है बेटा? और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं r से, r इक्वल टू हो गया वेक्टर a प्लस वेक्टर b। क्लियर है? तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है हमारे पास कि अगर दो वेक्टर ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर टेकन इन सेम ऑर्डर, दोनों ने सेम ऑर्डर लिया सामने की तरफ को, तो उनका जो तीसरी साइड होती है वो रिप्रेजेंट करती है इन दोनों का रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट कितना होता है हमारे पास यहाँ पे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। क्लियर है आप लोग? ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, इसको ऐड करने के, इसे बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसका हमने क्या बोला, हमारे पास दो वेक्टर हैं, लेट्स से वेक्टर a हमारे पास ये है और वेक्टर b हमारे पास ये है, और ये हमारे पास जो वेक्टर a है और वेक्टर b है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैरेललोग्राम की दो साइड्स को, एडिशन साइड्स को। कैसे होने वाले हैं हमारे पास, इसको अगर पैरेललोग्राम बना दें इस तरीके से होगा, तो ये कहते हैं कि इसका जो डायगोनल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपके रिजल्टेंट। क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर a एंड वेक्टर b, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैरेललोग्राम की दो साइड्स को, तो उनका जो डायगोनल होने वाला है हमारे पास, जो पैरेललोग्राम का डायगोनल बनेगा ये रिप्रेजेंट करता है इन दोनों के रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट इक्वल टू कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, r वेक्टर इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ये हमारे पास दो लॉ हैं और जो कि हम फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, खास करके जैसे आप देखेंगे रोटेशनल मोशन में, सर्कुलर मोशन में, तो वहां पे जब आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ता है किसी दो वेक्टर्स का, तो वहां पे जो मोस्टली यूज होने वाला फॉर्मूला हमारे पास वो कौन सा है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। किस तरीके से इनको यूज करेंगे वो आगे बताएंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, लगा अभी अगर देखें यहाँ पे तो हमने दो लॉ पढ़े हैं वेक्टर एडिशन करने के। एक हमारे पास कौन सा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और सेकंड वन हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है बेटा? ट्रायंगल लॉ में ऐसा कहते हैं कि अगर दो वेक्टर्स आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रायंगल की दो साइड्स को, तो ट्रायंगल की थर्ड साइड रिप्रेजेंट करती है उनके रिजल्टेंट को। पैरेललोग्राम लॉ में हमारे पास क्या है, अगर पैरेललोग्राम की अगर दो वेक्टर आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैरेललोग्राम की दो साइड्स को, तो उनके से बनने वाला जो डायगोनल है आपके पास उसे बोलते हैं यहाँ पे उसका रिजल्टेंट। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे आपका रिजल्टेंट r निकला था, अगर आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़े तो इस तरह से फॉर्मूला हमारे पास है इसका कि मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है? अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो कभी भी किसी का r वेक्टर रिजल्टेंट का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो इस तरह से निकालेंगे, r वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ r वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कुछ इसमें स्पेशल केस आते हैं जहां पे वैल्यू हमारी चेंज हो जाती है, कुछ आपको ध्यान रखना है। पहला हमारे पास में आता है, अगर हम क्या करें, हम बोलेंगे हमारे पास दो वेक्टर हैं a और b, वो आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। जब भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो उनके बीच का एंगल कितना मिलता है आपको यहाँ पे 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 0 डिग्री। चलिए चेक करते हैं इसको। हमारे पास r की वैल्यू कितनी आएगी, हमारे पास यहाँ पे क्या आने वाला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, 2ab cos 0। cos 0 की वैल्यू आप लोग जानते हैं, ठीक है, कितनी आती है हमारे पास, cos 0 इक्वल टू कितना होता है 1 हो जाता है, cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये पूरी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1 होगी। अब आपको दिख रहा है आइडेंटिटी हमारे पास होती है अलजेब्रा में, क्या बोलते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो r इक्वल टू कितना मिलेगा आपको यहाँ पे अंडर रूट ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पे a स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना बनेगा आपके पास r इक्वल टू हो जाएगा प्लस a प्लस b। तो अगर आपके पास क्या होते हैं, कोई भी आपके पास अगर दो वेक्टर इस तरीके से हैं कि दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री है या फिर दोनों आपस में कैसे हैं पैरेलल हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको उसका रिजल्टेंट निकालना हो तो आप डायरेक्ट उनका सम कर सकते हैं a और b का। क्लियर है? तो r इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे a प्लस b। ऐसे अगर बात करें लोग यहाँ पे सेकंड अगर बात करें केस की, अगर हम बोले कि हमारे पास a वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, b वेक्टर के, दैट मींस आपका थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहाँ पे 90 डिग्री होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम बात करें तो आपको जो यहाँ r इक्वल टू मिलने वाला है वो मिलेगा आपको अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री। और हम ये भी जानते हैं cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 0 डिग्री, कितनी आती है 0 आती है। ठीक है, तो क्या बनेगा फॉर्मूला हमारे पास, r इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का 0। अगर cos 90 0 होगा तो ये टर्म कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इसको तो r इक्वल टू कितना मिलेगा आपको अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनका जो रिजल्टेंट होता है वो इक्वल टू निकलता है आपके लिए अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर? अगर हम बात करें थर्ड कंडीशन की बात करते हैं,
लेट्स से हमारे पास क्या है, ए और बी कैसे हैं, नेगेटिव वेक्टर्स हैं, ए एंड बी आर नेगेटिव वेक्टर्स। अगर कोई नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं तो इनकी डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट होती है, और इनके बीच का एंगल कितना मिलता है आपको यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो कितना बनेगा हमारे पास, आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos 180 डिग्री। ठीक है, और हम पढ़ा चुके हैं आपको, देखो ये ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज आपको याद करनी पड़ती हैं, और इसके लिए हम पहले वीडियो बना चुके हैं, जिसको भी वीडियो अगर देखनी हो तो प्लेलिस्ट हमने बना रखी है चैनल के अंदर, बेसिक मैथमेटिकल टूल करके। आप वहां जाके ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो बेसिक आपके आइडेंटिटीज हैं और बेसिक आपका वैल्यू निकालने का तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से समझा रखी है आपको वहां पे वैल्यूज को निकालना, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं और वैल्यू आपको निकल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे cos 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, -1 होता है, वैल्यू को रखेंगे आप, तो r इज इक्वल टू कितना बनेगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, cos 180 की वैल्यू -1, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस आएगा यहाँ पे, और ये बनेगा हमारे पास 2ab। अब ये आइडेंटिटी बन गई किसके हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये बनती है आइडेंटिटी a माइनस b के होल स्क्वायर के बराबर। तो कितना बनेगा हमारे पास, ये r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर, ये पूरा होल स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो कितना बनेगा आपके पास, r इज इक्वल टू बन जाएगा आपके पास a माइनस b। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई दो वेक्टर आप उसमें नेगेटिव वेक्टर होते हैं या फिर उनके बीच का जो एंगल है आपके लिए वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको उनका रिजल्टेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आप दोनों को माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो r इज इक्वल टू कितना आएगा आपके लिए, a माइनस b। क्लियर है यहाँ पे इतना, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इसमें यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड बात करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इन वेक्टर्स। तो किस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं वेक्टर्स को। बेसिकली हमारे पास मल्टीप्लिकेशन दो टाइप से होता है, एक हम इसे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और सेकंड हमारे पास यहाँ पे होता है, इसे हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हम बात करें डॉट प्रोडक्ट को हम जानते हैं किससे, स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, स्केलर प्रोडक्ट के नाम से, और साथ में बात करें क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास होता है किसके बारे में, उसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपको इन दोनों निकालने कैसे, दोनों में बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस है और दोनों ही बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीजें फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो लेट्स से अगर हम बात करें पहले हम बात कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में, तो आपको निकालना कैसे इस तरीके से, अगर आप देखेंगे लेट्स से हमारे पास दो वेक्टर हैं, हमने बोला ए वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास है x i कैप और प्लस y j कैप एंड z k कैप, मान लेते हैं 3D में हमारे पास यहाँ पे z को हमने ले यहाँ पे, ऐसे अगर बात करें यहाँ पे हमारे पास वेक्टर b है, उसको हमने बोला इसको x1 मान लेते हैं, y1 z1, b वेक्टर हमारे पास है x2 i कैप प्लस y2 j कैप एंड z2 k कैप, और आपको बोला कि आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है लेकिन इसमें डॉट प्रोडक्ट के रूप में, तो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो a डॉट b हमारे पास जो आएगा वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, कितना आएगा हमारे पास, a की वैल्यू है x1 i कैप प्लस y1 j कैप एंड z1 k कैप, बीच में लगाना आपको डॉट यहाँ पे, और साथ में करेंगे यहाँ पे x2 i कैप प्लस y2 j कैप एंड प्लस z2 k कैप। तो किसी भी दो वेक्टर्स को जब आप डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह से करना है आपको यहाँ पे, देखो एक स्टेप बहुत ही लंबा प्रोसेस है यहाँ पे, पहले आप समझिए डायरेक्ट किस तरह से मल्टीप्लाई होती है यहाँ पे, पहले आपको इस x1 i कैप की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तीनों से, फिर y1 j कैप की मल्टीप्लाई करनी तीनों से, और फिर z1 k कैप की मल्टीप्लाई करनी तीनों से। पहले आप एक फुल फॉर्म में देख लीजिए कि पूरा प्रोसेस किस तरीके से होता है इसका, फिर बाद में शॉर्टकट बताएंगे आपको किस तरह से फटाफट आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई, ये मेरे पास कितना है x1 i कैप, इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा हमारे पास, ये बनेगा x1 x2 और i डॉट i, क्योंकि बीच में लगा रहा है यहाँ पे डॉट लगा रहा है, प्लस यहाँ पे कितना बनेगा मेरे पास, ये बनेगा x1 y2 और यहाँ बनेगा i डॉट j, i की मल्टीप्लाई करेंगे j से, फिर इसी की मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले से, तो कितना बनेगा मेरे पास, ये बनने वाला है x1 z2 i डॉट k कैप। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब y1 की मल्टीप्लाई करेंगे तीनों से, तो कितना बनेगा मेरे पास, ये बनेगा y1 x2 j डॉट i, साथ में कितना बनने वाला है मेरे पास, y1 y2 j डॉट j, प्लस कितना बनेगा मेरे पास, ये बनेगा y1 z2 और ये कितना बनेगा मेरे पास j डॉट k। ठीक है, ऐसी मल्टीप्लाई करेंगे z1 k की इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनने वाला है मेरे पास, प्लस का z1 x2 k डॉट i, प्लस कितना बनेगा हमारे पास z1 y2 k डॉट j, प्लस ये बन जाएगा हमारे पास z1 z2 k डॉट k। क्लियर है इतना, तो इस तरीके से आपने सभी की मल्टीप्लाई कर दी अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे एक चीज आपको समझना चाहिए यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में, अगर क्या होता है हमारे पास कोई भी दो यूनिट वेक्टर अगर आप डॉट में उनके मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 होती है, कितनी होती है 1। दैट मींस अगर आप i डॉट i करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 1 मिल जाएगी।
ऐसे अगर आप j डॉट j करते हैं तो वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 1 मिल जाएगा। ऐसी k डॉट k इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके लिए 1 जाएगा। कभी भी दो सेम वेक्टर की अगर आप डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं या फिर उसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वैल्यू कितनी निकलती है इसकी 1 निकल जाती है। क्लियर? ऐसे अगर बात करें, लेकिन अगर आप किसी दो अपोजिट वेक्टर्स को या फिर अपोजिट लिनियर वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं डॉट के फॉर्म में तो आपको वैल्यू कितनी मिलती है यहाँ पे 0 मिल जाएगा आपका। यानी कि अगर आप i डॉट j करेंगे तो वैल्यू कितना मिलेगा आपको 0 मिल जाएगा। ऐसी j डॉट k करने पे वैल्यू कितना मिलेगा 0 मिल जाएगा और ऐसी k डॉट i करने पे वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 0 मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ पे? तो जहां पे सेम वेक्टर डॉट में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे वहां पे आपको वैल्यू कितनी रखनी है 1 रखनी है, और जहां पे डिफरेंट वेक्टर डॉट में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं इन्हें रखने वैल्यू कितनी 0। तो क्या बनेगा आपको यहाँ पे i डॉट i तो वैल्यू कितनी होती है इसकी 1। तो यहाँ पे कितना बनेगा मेरे पास, ये बनेगा x1 x2। नेक्स्ट वाला कितना आएगा मेरे पास i डॉट j 0, i डॉट k 0, यहाँ पे कितना है j डॉट i 0, फिर यहाँ पे कितना है j डॉट j, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे, ये कितना आएगा मेरे पास y1 y1 प्लस नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ये कितना है मेरे पास j डॉट k वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, k डॉट i वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, k डॉट j वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, और लास्ट में क्या है मेरे पास k डॉट k, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 हो जाएगी यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे इसमें यहाँ पे z1 z2। तो इस तरीके से अगर आप दो वेक्टर लेते हैं और आपको उनका डॉट प्रोडक्ट निकालने का पूछा जाता है यहाँ पे, तो इस तरीके से आपने करना क्या है, आप फाइनली यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट में वैल्यू मिली क्या है, हमने लास्ट में वैल्यू मिली है x1 की मल्टीप्लाई कर रही है x2 वाले से, यानी कि i वाले की मल्टीप्लाई i वाले के साथ, फिर j वाले की मल्टीप्लाई j वाले के साथ और k वाले की मल्टीप्लाई k वाले के साथ। यहाँ से हमने इसको सॉल्व करके हमको यही मिला लास्ट में फाइनली कि x1 x2 प्लस y1 y2 एंड प्लस z1 z2। तो कभी भी अगर आपको दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है तो उस वाली कंडीशन में क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे हमेशा x1 की मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, y1 की मल्टीप्लाई y2 से एंड z2 की मल्टीप्लाई z2 से। अब यहाँ पे देखिए कि जब आपको इनका फाइनल जो आपको प्रोडक्ट मिला है यहाँ पे तो वैल्यू कितनी है, कैसी आई है इसकी स्केलर नंबर में आई है। यहाँ पे x1 y1 ये नंबर कैसे मापा जाते हैं, स्केलर नंबर होते हैं। तो जब भी क्या करते हैं आप लोग किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमेशा आपको वैल्यू किसमें मिलती है, हमेशा स्केलर में मिलती है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा हमने यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर यहाँ पे? जब भी आप दो वेक्टर्स का डॉट में मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर आपको वैल्यू कितनी मिलती है, हमेशा स्केलर क्वांटिटी मिलती है। क्लियर यहाँ पे? ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ठीक है, ये कैसे निकालना है आपको। लेट्स से आपके पास दो वेक्टर फिर से ले लेते हैं हम लोग। ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना है हमारे पास x1 i कैप y1 j कैप एंड z1 k कैप, और दूसरा वेक्टर आपने लिया यहाँ पे वेक्टर भी ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास x2 i कैप प्लस y2 j कैप एंड प्लस z2 k कैप। आपको अगर बोलते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स का आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे आप, यहाँ पे a क्रॉस b क्या निकालने वाले हैं, a क्रॉस b। इसका यूज करने का तरीका क्या होता है, एक डिटरमिनेंट नाम का चैप्टर है क्लास 12 में मैथमेटिक्स में, उसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो करना कैसे आपको, यहाँ पे क्रॉस के टाइम पे आपको मॉडल्स बनाना है वहाँ पे, और यहाँ पे आपको लिखना i j और k। पहले मैं आपको यहाँ पे i कैप j कैप एंड k कैप। क्लियर है यहाँ पे? अब आप पहले a क्रॉस b कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे अगर आप b क्रॉस a कर रहे होते तो कुछ चेंजेस आते हैं यहाँ पे। किस तरीके से आएंगे समझाएंगे आज आपको। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे a क्रॉस b कर रहे हैं तो पहला वेक्टर कौन है मेरे पास, a वेक्टर। तो a वेक्टर के जो कंपोनेंट है हमारे पास i k j k और z k के हमारे पास, उनको आप यहाँ पे लिख लेंगे। किस तरीके से, यहाँ पे आएगा मेरे पास x1, फिर आएगा मेरे पास y1 और यहाँ पे आ जाएगा z। जो कंपोनेंट उनके पास है, स्केलर कंपोनेंट है, उनको आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, a वाले के। फिर आप इसी वेक्टर कौन है हमारे पास, b वाला वेक्टर। तो b के जो स्केलर कंपोनेंट है उनको उठा के आपने यहाँ पे रखना है। तो ये कितना बनेगा मेरे पास x2 y2 और z। आ रहा है समझ में? यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, जब भी आप किसी का क्रॉस वैल्यू निकालते हैं तो पहले आपको लिखना है यहाँ पे i j एंड k। अब नेक्स्ट टाइम करना है आपको यहाँ पे ये रोज होते हैं हमारे पास, ऐसे वाले जो हमारे पास ये कॉलम हो गए और ऐसे में क्या हो गया आपके पास रो हो गए। तो पहली वाली रो में आपको तो लिखना है i j k, सेकंड वाले में a के लिखना है आपको स्केलर कंपोनेंट सेकंड वाले पार्ट में, और थर्ड वाले रो में क्या लिखना है आपको यहाँ पे b के स्केलर कंपोनेंट। क्लियर है बेटा? अब सॉल्व करना कैसे इसको, यहाँ पे तरीका इस तरीके से होता है। पहले हमारे पास i कैप है तो आपको i को लिख देना है इस तरीके से। अब बनाना है आपको मॉडुलस। अब आपको देखना क्या है कि ये जो मेरे पास i कैप है ये कौन सी रो में और कौन से कॉलम में कॉमन है। जैसे मैं देखूं यहाँ पे तो भैया इस वाली रो में तो भैया ये कॉमन दिख रहा है आपको, ठीक है, और इस वाली कॉलम में आपको कॉमन दिख रहा है। तो जिस रो में और जिस कॉलम में ये कॉमन होता है आपको छोड़ देना है उसको। बाकी बचे हुए जो एलिमेंट है स्केलर कंपोनेंट बचे आपके पास, उनको उठा के आपने यहाँ पे लिखना है। क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा y1 z1 और ये बनेगा मेरे पास y2 z। समझ पा रहे हैं? दोबारा समझाते हैं। अगर आपको क्या करना है, पहले आपको जिसको सॉल्व करने का तरीका आता है तो पहले आपको i कैप को लिखना है, ठीक है। अब करना क्या है, i कैप जिस जिस रो में और जिस कॉलम में क्या कॉमन आ रहा है उसको छोड़ देना है आपने। तो हमने देखा भैया रो 1 में कॉलम आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और कॉलम 1 में भी कॉमन आ रहा है। तो हमने देखा जो बाकी बचे हुए एलिमेंट है इनको रख देंगे यहाँ पे। क्लियर है बेटा? अब करना क्या आपको यहाँ पे
माइनस का लगाना है जे कैप, ये माइनस रहेगा हमेशा पहले से, क्लियर है यहाँ पे। अब करना क्या आपको, इतना करने के बाद आपको ये देखना है कि जे वाला जो एलिमेंट है हमारे पास ये कौन कौन सी रो में और कौन कौन से कॉलम में कॉमन आ रहा है। हम देखेंगे एक तो फर्स्ट रो में आ रहा है कॉमन, और साथ में क्या आ रहा है, सेकंड रो में आ रहा है कॉमन। देख रहे हैं इस तरीके से, अगर इसको दोबारा करना है, ठीक है। तो पहली रो में आ रहा है कॉमन, और दूसरे में कहां पे आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है कॉमन, कौन वाला, जे वाला कॉम्पोनेंट। तो बाकी जो बचे हुए एलिमेंट है उनको यहां पे लिखेंगे। ये मेरे पास क्या है यहाँ पे x1 z1, ये क्या है मेरे पास यहाँ पे x2 z2, क्लियर है। आपने देखना है कि जे कौन से वाले रो में और कौन से वाले कॉलम में कॉमन आ रहा है, तो आपने भैया उसके अलावा जो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, क्लियर। लास्ट हमें लिखना है प्लस का आपने k कैप लगाना है, और लास्ट में आपको लेना है कि k कैप कौन सी वाली में रो में और कॉलम में कॉमन आ रहा है। तो ये लास्ट वाले में कॉमन आ रहा है तो बचे हुए एलिमेंट को यहाँ लिख देंगे। ये क्या बचेगा मेरे पास x1 y1, यहाँ बचेगा x2 y2, x1 y1 यहाँ बचने वाला है x2 y2, क्लियर है। इतना समझ पा रहे हैं, बहुत ही बेसिक चीज है। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि कौन सी रो में और कौन से वाले कॉलम में कॉमन मिल रही है, ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे इसमें। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई, जो एलिमेंट बचे हैं आपके पास उनकी करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई। शुरुआत में पहली बार देख रहे हैं, लग सकता है थोड़ा टफ हो रहा है, लेकिन इतना टफ नहीं, एक बार प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो आ जाएगा समझ में, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे आई कैप। अंदर देखिए मल्टीप्लाई करनी है इस तरीके से, पहले आपको करनी है y1 की मल्टीप्लाई क्रॉस वाले के साथ। यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास y1 क्रॉस y1 इनटू z2, बीच में आपको लगाना है माइनस, ये फॉर्मूले में ही माइनस है हमारे पास, हमने बीच में लगाया माइनस। अब क्या करना है आपको y2 की मल्टीप्लाई करनी है z1 से बाद में, तो क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पे y2 z1, ये बनेगा माइनस। यहाँ पे देखेंगे आप जे कैप हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले x1 की मल्टीप्लाई करने वाले z2 के साथ, तो क्या बनेगा मेरे पास ये x1 z2, बीच में लगाना है आपको फॉर्मूले का माइनस, यहाँ पे क्या जाएगा x2 इनटू z1, x2 इनटू z1। ऐसे देखेंगे k के साथ हमारे पास, तो k कैप और इनटू x1 की मल्टीप्लाई करेंगे y2 के साथ, तो क्या बनेगा ये मेरे पास x1 y2, बीच में आपको माइनस लगाना है, क्लियर है। फिर x2 की मल्टीप्लाई करने वाले किसके साथ है हमारे पास y1 के साथ, तो क्या बनेगा मेरे पास x2 y2। और इस तरीके से आप निकाल सकते हैं भैया किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब हम डॉट निकाल रहे थे तो आपको वहां पे जो लास्ट में फाइनल वैल्यू मिली थी वो कैसे मिली थी, स्केलर क्वांटिटी मिली थी। लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, इसका वेक्टर निकाल रहे हैं, क्रॉस वाला प्रोडक्ट निकाल रहे हैं इनका, तो आपको फाइनली क्या मिलता है, यहाँ पे दोबारा से वेक्टर मिल गया। देखो यहाँ पे आई कैप भी है, जे कैप भी है और के कैप भी है। तो जब भी आपको क्या मिलता है, क्रॉस आप करते हैं तो क्या मिलता है आपको यहाँ पे लास्ट में फाइनली आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलने वाली है, क्लियर है। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट। समझ पा रहे हैं, बहुत ही आसान चीज है। अगर आपके पास समझ में ना आए पॉज करके दोबारा इसको रिपीट कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं दोबारा से, YouTube का यही फायदा है, ठीक है। और यहाँ से इसको कर सकते हैं स्टडी सॉल्व, बहुत ही काम आने वाला है आपके यहाँ पे, कई बार मौका मिलेगा इसको निकालने का, क्लियर है। आगे एग्जांपल के थ्रू करते हैं इसको, बहुत ही इजी चीज है, समझ पाएंगे आप चीजों को। देखते हैं जरा, लेट्स से हमारे पास कोई ये वेक्टर है और इसकी वैल्यू मैंने रखी है आई कैप माइनस का 2 जे कैप एंड प्लस का 3 के, साथ में हमारा होगा कि हमारे पास बी वेक्टर है जिसकी वैल्यू हमारे पास है 3 आई कैप प्लस का जे कैप एंड माइनस का 2 के कैप या फिर के कैप लेते हैं, ठीक है। ये वैल्यू हमको दी है। अगर आपको ये पूछे कि आपको निकालना है a डॉट b, क्या निकालना है आपको a डॉट b, किस तरह से निकालेंगे, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास आई कैप माइनस का 2 जे कैप और प्लस का 3 के कैप, बीच में आपने डॉट लगाया, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 आई कैप प्लस का जे कैप एंड माइनस का के कैप। तो मल्टीप्लाई करनी कैसे, आपको बता चुके हैं मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, आपको i वाले की मल्टीप्लाई i वाले से करनी है, j वाले की मल्टीप्लाई j वाले से और k वाले की मल्टीप्लाई k वाले से। तो देखो i के आगे नंबर यहाँ पे कौन है 1 लगाया है और यहाँ पे नंबर क्या लगाया 3 लगाया, तो 1 into 3 कितने होते हैं हमारे पास 1 into 3 और साथ में आएगा i डॉट i। फिर यहाँ पे देखो प्लस लगाना आपको बीच में, ये कितना है मेरे पास माइनस का 2 है ना, और यहाँ पे कितना है मेरे पास प्लस का 1 और यहाँ पे कितना आएगा j डॉट j। फिर यहाँ पे देखिए प्लस लगाया हमने, ये कितना है मेरे पास 3 और ये कितना है मेरे पास माइनस का 1 और यहाँ पर आ जाएगा k डॉट k, ठीक है। बाकी सब 0 हो जाते हैं, अगर आप जैसे करेंगे i की मल्टीप्लाई j से वो 0 हो जाएगा, i की मल्टीप्लाई करेंगे k से ये भी 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो बाकी सारे एलिमेंट कैसे हो जाते हैं यहाँ पे 0 हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे इसमें, तो 1 into 3 कितने होते हैं हमारे पास 3 होते हैं, i डॉट i की वैल्यू कितनी होती है 1। जब भी दो सेम आपने वेक्टर लिए हैं, दो सेम यूनिट वेक्टर आपने लिए हैं और उनकी बीच की मल्टीप्लाई कैसे करिए आप यहाँ पे डॉट में करिए, तो वैल्यू कितनी होती है इसकी 1 हो जाएगी। ऐसे देखेंगे ये है हमारे पास माइनस का 1, ये है प्लस का माइनस का 2 और प्लस का 1, तो कितना आएगा माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस होते हैं, यहाँ पर आएगा 2 और j डॉट i की वैल्यू कितनी होगी आपके लिए 1 हो जाएगी। ऐसे आगे देखिए ये हमारे पास प्लस का, ये कितना है माइनस का, तो ये कितना आएगा माइनस का 3 और k डॉट की वैल्यू कितनी होगी आपके लिए 1 होगी, ठीक है। ये है हमारे पास प्लस का 3, ये है माइनस का 3, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा आपके लिए 2। तो जब भी आपने देखा यहाँ पे आपको अगर a डॉट b निकालना है तो सिंपली आपको मल्टीप्लाई करनी है i वाले की i के साथ, j वाले की j के साथ और k वाले की k के साथ, ठीक है। फाइनली आपका आंसर कैसा आएगा यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी में आने वाला है। जब भी आप डॉट निकालेंगे इसका तो आपका आंसर कैसा आएगा यहाँ पे स्केलर में आने वाला है, ठीक है। अगर मैं सेम ही क्वेश्चन को आपको ये पूछूं कि
कि आपको अगर ए क्रॉस बी निकालना है सेम क्वेश्चन तो कैसे करेंगे आप, हम सीख चुके हैं इसको यहाँ पे। पहले आपको लिखना है यहाँ पे आई जे और के, हम पूछ रहे हैं ए क्रॉस बी, तो पहले आपको लिखना है ए वाला एलिमेंट, ए के स्केलर का एलिमेंट आपको लिखना है यहाँ पे। तो आई का नंबर क्या लिखा है यहाँ पे 1, जे का लिखा है यहाँ पे -2, के का लिखा है यहाँ पे 3, नंबर आपने फिल कर दिया इस तरीके से। फिर आप देखेंगे बी वाले के पास यहाँ पे कितना है 3 प्लस का 1 और माइनस का 1, इस तरीके से आता है। ठीक है, अब सॉल्व करने के करना किस तरीके से, आपको पहले आपको आई कैप लिखना है और जिस रो में और जिस कॉलम में आई कैप कॉमन आ रहा है उसको छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट्स को एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। तो आई देखो यहाँ पे कॉमन आ रहा है और एक यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो बचे कौन सा आपके पास -2 और 3, -2 3, यहाँ कितना बचेगा 1 -1 क्लियर। बीच में लगाएंगे आप माइनस का जे कैप, फिर क्या करना है आपको, जहाँ जहाँ पे जे कॉमन आ रहा है, तो एक तो ये वाले में कॉमन आ रहा है और एक इस वाले में कॉमन आ रहा है, तो बाकी जो बचे हुए एलिमेंट है उनको यहाँ पे लिख देंगे। ये कितना आएगा 1 -3 3 -1 बंद कर दिया आपने, प्लस का के इनटू फिर जो के कॉमन आ रहा है उसको छोड़ दो, तो के भैया पहली वाली रो में कॉमन आ रहा है और तीसरे वाले कॉलम में कॉमन आ रहा है, तो बाकी एलिमेंट को लिखेंगे यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा मेरे पास 1 -2 3 1 क्लियर, बिल्कुल बेसिक है। अब करना है क्या आपको, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास करना है क्या, पहले आपने आई कैप लिखा, ठीक है। अब जो अंदर बचे हुए एलिमेंट है इनकी करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई, कैसे करेंगे देखो, -2 × -1 कितने होते हैं, प्लस कर दो, हमने लिखा है यहाँ पे, बीच में आपको माइनस लगाना है पहले से, क्लियर। अब कितना होगा 3 × 1 कितना जाएगा 3, अब 3 लिखते हैं यहाँ पे। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है आपको, पहले आपने -2 की मल्टीप्लाई करनी है -1 से, फिर आपने इस 1 की मल्टीप्लाई करनी है किससे 3 के साथ, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। फिर हमारे क्या आता है माइनस का जे के बाद में, फिर मल्टीप्लाई करिए 1 × -1 कितना होते हैं -1, फिर आपने लिखा यहाँ पे -1, बीच में आपको माइनस लगाना है पहले से, फॉर्मूले का माइनस है हमारे पास। माइनस का 3 × 3 कितना होते हैं -9, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा इसके लिए प्लस, तो कितना आ गया हमारे पास ये प्लस का 9, ठीक है। और आगे बढ़े, फिर हमारे पास कितना है प्लस का के कैप इनटू, यहाँ पे देखिए पहले 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 1 1 कितना होते हैं 1, बीच में आपको लगाना है फॉर्मूले का माइनस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे -2 × 3 कितना होते हैं -6, और ये माइनस का आ रहा है और पहले से हमें माइनस, तो क्या बनेगा यहाँ पे प्लस का 6। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए जरा, यहाँ पे 3 -2 कितना होते हैं -1, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का आई कैप, यहाँ पे क्या आएगा आपके 9 - 1 कितने होते हैं 8, और बाहर कितना है माइनस है, तो कितना आएगा माइनस का 8 जे कैप, और यहाँ पे कितना है 1 + 6 कितना होता है 7, तो आएगा मेरे पास प्लस का 7 के कैप। तो इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और साथ में उसका क्रॉस प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। क्लियर है बेटा, बहुत ही इजी चीज है, प्रैक्टिस करते रहेंगे लगातार तो आपका आंसर आता रहेगा, ठीक है। कुछ आपको यहाँ पे होमवर्क दे रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुद से कर पाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। आपको बता दें यहाँ पे ए वेक्टर इक्वल टू हमारे पास है 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 5k कैप, और बी वेक्टर आपके लिए हमारे पास i कैप माइनस j कैप और माइनस का k कैप। आपको निकालना कैसे है, फाइंड a डॉट b, और दूसरा आपके लिए हमारे पास फाइंड a क्रॉस b, और थर्ड वन आपके लिए हमारे पास b क्रॉस a, यहाँ पे b क्रॉस a। ध्यान रखेंगे a क्रॉस b में और b क्रॉस b में, b क्रॉस a में अंतर है, ठीक है ना। b क्रॉस a में आपको पहले एलिमेंट यहाँ पे लेने हैं वो b वाले लेने हैं और बाद में लेना है आपको a वाले एलिमेंट, लेकिन अगर बात करें a क्रॉस b में तो पहले एलिमेंट कौन से लेंगे आप, a के लेने वाले, और लास्ट में लेंगे b के एलिमेंट। क्लियर है यहाँ पे। तो मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि वेक्टर को आप समझ पाए यहाँ पे, और बहुत ही आसान चीज़ है आपके लिए। तो शुरुआत में नया चीज़ है तो थोड़ा टफ लगता है आपको कई बार, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे इसको आप पे, बहुत ही सिंपल चीज़ है और फिजिक्स में काम आने वाली चीज़ है। क्लियर है। तो अगर वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हमारी पूरी प्लेलिस्ट हमने बनाई है यहाँ पे चैनल के अंदर, बेसिक मैथमेटिकल टूल करके आप उनको देख सकते हैं, अपना फिजिक्स का टूल स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।